हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम इंडिया चैनल के ऊपर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीकली एनालिसिस लेकर आया हूं। और ये जो कमिंग वीक है, आपका एकदम डेटा से भरपूर डेटा इवेंट्स आपके भरे हुए हैं इस कमिंग वीक के अंदर। और आपको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर दिखाई देगी। तो चलिए, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट डेटास के बारे में बात करता हूँ, वर्ल्ड की दो बड़ी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और ये क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि आपको मूवमेंट्स कहाँ पे मिलेंगी, कहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कमिंग वेडनेसडे को एफओएमसी की मीटिंग है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो कि आपके फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि आपका सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसकी कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना चाहिए या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिसाइड होता है और सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट्स के लिए इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। तो कमिंग ट्यूसडे को आपका इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा प्रेशर कह लो या एक डिसीजन मेकिंग बोलो, जो फेड ऑफिशियल्स के ऊपर डिसीजन लेने में हेल्प आउट करेगा कि वेदर दे गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट और नॉट। तो वेनेसडे को आपका एफओएमसी का फाइनल डिसीजन है रात को 11:30 बजे और इन्फ्लेशन डेटा आपको ट्यूसडे के दिन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अदर देन दिस, अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें तो अभी ये गुड शेप के अंदर है। क्यों है गुड शेप के अंदर? क्योंकि जो यूएस डेट सीलिंग का क्राइसिस था, एटलीस्ट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टल गया है। ठीक है। लेबर मार्केट में भी थोड़ी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वापस ट्रैक पे आ गई है। हाउसिंग सेक्टर के अंदर भी एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। और अगर इन्फ्लेशन डेटा आपका ट्यूसडे को बढ़ के आता है तो सारे के सारे फैक्टर्स इसी बात के ऊपर इंडिकेट करते हैं कि डेफिनेटली गवर्नमेंट को मिनिमम 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए। अगर 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली डॉलर को आपको बूस्ट मिलेगा और डॉलर आपका ऊपर जाएगा। लेकिन सेकंड आउटलुक इसका ये भी है कि अभी जो कुछ फेड एफओएमसी के जो आपके मेंबर्स हैं, वो इस बात के लिए गवर्नमेंट को प्रोपेल कर रहे हैं, इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं चेयरमैन पॉवेल साहब को कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी अभी हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी हम और डेटाज पे एनालिसिस करके ये देखना चाहते हैं कि जो भी डेटाज हैं उनका इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस भाई जो जून का डेटा है, यानी जो कमिंग वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, उसमें हम कोई भी चेंजेस ना करें और उसको हम पोस्टपोन कर दें डिसीजन को जुलाई के लिए। मतलब जुलाई के अंदर आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो इस बात का सर्वे किया गया बड़े-बड़े हेज फंड मैनेजर्स के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ, बैंकर्स के साथ। तो 25% प्रोबेबिलिटी निकली है कि आपका कमिंग वेडनेसडे को रेट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन 80% प्रोबेबिलिटी है आपकी जुलाई मीटिंग के लिए। लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन रहेगा आपका सीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट के ऊपर, जो कि आपका ट्यूसडे को डिपेंडेंट है। ट्यूसडे को अगर डेटा अच्छा आता है तो डेफिनेटली डॉलर के ऊपर एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम टेक्निकली भी क्रैक करेंगे, डोंट वरी कि टेक्निकल चार्ट्स पे क्या लेवल हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि कमिंग थर्सडे को है। अब इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि मार्केट ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट का रेट इंक्रीज डिस्काउंट कर चुका है, फुल्ली प्राइस इन कर चुका है। तो अब यूरो का जो रिएक्शन रहेगा ना, वो डिपेंड करेगा मोस्टली इस बात पे कि जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, वो क्या हैं? वो स्टेटमेंट क्या देते हैं फ्यूचर्स के लिए? क्या वो फ्यूचर्स में रेट इंक्रीज करेंगे? क्या वो फ्यूचर्स के अंदर रेट्स को होल्ड करेंगे? तो सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है वो उसके ऊपर रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका जो वेडनेसडे को अगर अमेरिकन डॉलर ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में प्रेशर डालेगा यूरोपियन इकोनॉमी में भी कि वो भी 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करें। और ये तो हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं कि भाई इतना तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? तो सारा का सारा डिपेंड ये रहेगा कि जो ईसीबी चेयरपर्सन है, वो क्या स्टेटमेंट देती है, उसके हिसाब से आपका यूरो के अंदर आपका मूवमेंट आएगा। लेकिन अगर डेटा वाइज मैं बात करता हूं तो अभी जीडीपी डेटाज नंबर्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं यूरोपियन इकोनॉमी के। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नंबर्स भी आपके बहुत हल्के आए हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स तो ये बताते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए, या इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज करेगा फिर भी वो यूरो के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। तो आप ये मान के चलना, अगर अमेरिकन इकोनॉमी ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली यूरो नीचे जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट इन द यूरोपियन इकोनॉमी एज वेल। अगर यूरोप के अंदर भी अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, उसके बावजूद भी आपका यूरो के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर अमेरिकन डॉलर ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया तो डेफिनेटली यूरो के अंदर आपको बूस्ट देखने को मिलेगा और यूरो के अंदर आपको हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं
एनालिसिस पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और समझते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे कहाँ-कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करूँगा। डॉलर इंडेक्स का अगर मैं प्राइस एक्शन पैटर्न देखता हूँ या चार्ट पैटर्न्स देखता हूँ, तो यहाँ मेरे को कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नज़र आता है। अब ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मेरे को ये बोल रहा है कि जब तक 103 का लेवल इसका ब्रेक नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, तो देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि इस हैंडल का जो हाई है 104.50, ये आपका ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर इस पैटर्न से ब्रेकआउट मिला, तो मिनिमम $107 तक डॉलर इंडेक्स को जाना चाहिए। यानी अगर ये यहाँ से 250 से 300 पिप की अगर रिकवरी तेजी पकड़ता है, तो 300 पिप मिनिमम यूरो आपका गिरेगा। लेकिन इसी के अगेंस्ट में अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है और नीचे का लेवल आपका 103 का ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली यूरो 101.30 तक आपका नीचे गिर सकता है, 200 पिप गिर सकता है, तो यूरो आपका 200 से 250 पिप आपका इंक्रीज हो सकता है। तो आपको दो फिगर्स पे नज़र रखनी है आने वाले वीक में डॉलर इंडेक्स के ऊपर, 103 एंड 104.40 के लेवल्स। जिस साइड भी ब्रेकआउट हो, उसके अगेंस्ट में आपका यूरो चलेगा। यूरो यूएसडी को समझते हैं। यूरो यूएसडी को हम वीकली चार्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली समझेंगे, तब आपको उसकी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है नॉइज उतनी कम होती है। यहाँ पे आप देखें, हाई लो हाई, यानी बहुत अच्छे हायर हाई हायर लो पैटर्न के अंदर है। ये जो प्रीवियस स्विंग लो है, इसका लेवल अराउंड 520 के या 530 के आसपास है। मैं राउंड फिगर के अंदर 10500 लेता हूँ। ये क्या है मेरा, ये मेरा की डिसिसिव लेवल है। जब तक 500 के नीचे क्लोज नहीं होगा यूरो यूएसडी, तब तक ये तेज है। और अगला टारगेट इसका शॉर्ट टर्म के अंदर अगले 6 महीने के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 1.1400 ये जा सकता है। लेकिन अगले वीक तक ये 900 तक आपका ऊपर आ सकता है। ठीक है, अगर डॉलर इंडेक्स मूव कर गया ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली 500 तक गिरेगा। और 500 के नीचे अगर क्लोज कर दिया, तो ये 200-300 पिप और नीचे जा सकता है। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर जाने की ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि जब तक 2300 का लेवल ब्रेक नहीं होता, जीबीपी यूएसडी मेरे लिए बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। 2800 के टारगेट्स आपके इंटैक्ट हैं। हायर हाई हायर लो पैटर्न इसके अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे बनते जा रहे हैं। तो अगर जीबीपी आपका तेज होगा, जीबीपी अगर मूवमेंट करेगा, तो यूरो आपका पीछे नहीं रहेगा, यूरो भी डेफिनेटली आपका मूव करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो जब तक ये 2300 इसके लिए की डिसिसिव लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, तब तक आपका ये पॉजिटिव रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। गोल्ड आपका ऑलरेडी साइडवेज जोन के अंदर है, क्योंकि डॉलर ने डिसिसिव मूवमेंट किसी साइड में नहीं दिया। ऊपर ये 1980 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, नीचे 1940 के आसपास सपोर्ट लेता है। इसी रेंज के अंदर ये चल रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि अगर 1935 के नीचे गोल्ड आपका चला गया, या कोई भी क्लोजिंग इसने 1935 के नीचे दे दी, तो उसके बाद सीधा सीधा फ्री फॉल है 1830। अब ऐसा नहीं है कि फ्री फॉल है तो वहाँ तक आएगा, बीच में आपको 1900 पे भी सपोर्ट मिलेगा, 1870 पे भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन येस, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इतना गिर सकता है। लेकिन जब तक ये 1935 का लेवल नहीं तोड़ता, 2000 जाने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वली वैलिड है। तो आप यहाँ पे चाहे तो बाय ट्रेड एक ले सकते हैं 1960 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 1935, टारगेट रहेंगे 2001 के। और अगर 1935 ब्रेक करता है, तो नीचे के टारगेट्स रहेंगे आपके। तो आई होप आपको ये दो करेंसी पेयर और एक कमोडिटी पेयर के अंदर मैंने आपको एनालिसिस दी है, क्योंकि मेन डेटा इवेंट्स इसी को इम्पैक्ट डालेंगे और यहीं पे आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली इन लेवल्स को आप रखिएगा अपने किटी के अंदर, अपने नॉलेज के अंदर, अपने वॉच लिस्ट के अंदर। गाइस, अगर आप हमारे वेबिनार्स में आते हैं, तो आपको मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आपकी नॉलेज आपकी इंक्रीज़ होगी। जिन लोगों को नहीं पता, जो हमारे चैनल पे नए हैं, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैं और मेरे कलीग कृणाल मिलके हम लोग वीकली एनालिसिस एंड अलॉन्ग विद वीकली एनालिसिस हम लोग बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ चलाते हैं। और वो फ्री वेबिनार्स हैं, आप फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। XM.com पे जाके आप फॉरेक्स एंड CFD वेबिनार्स में जाएंगे। इसके अंदर आप हिंदी सेक्शन को सर्च करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हिंदी आपको आ गया। हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप शेड्यूल में जाएंगे, और जिस जिस टॉपिक पे आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उस टॉपिक पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीकली एनालिसिस। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।